हेलो दोस्तों, मेरा चैनल है टारगेट एकेडमी बाय प्रवेश कुमार यादव। आप उस चैनल में जाकर टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी, मैथ एंड रीजनिंग की वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखें, आज का टॉपिक है अगले सेशन में समास। तो समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। समास में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त कथन। उपसर्ग यदि पूछा जाएगा तो सम उपसर्ग है। इसमें क्या उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। अब इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से। परिभाषा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, शब्दों से मिलकर बने बने नए सार्थक शब्द को, बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ जाए, राजपुत्र। एग्जाम्पल है राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। इसका विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। यदि पेपर में आ जाए भरपेट, पेट भरा हुआ या पेट भर के ये है। देखें, सबसे पहले समास। तो समास दो शब्दों सम प्लस आस से मिलकर बना है, जिसमें संधि है व्यंजन संधि, अर्थ होगा संक्षिप्त कथन, उपसर्ग होगा सम। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एग्जाम्पल राजपुत्र, राजा का पुत्र। यदि इसमें देखा जाएगा तो तत्पुरुष समास है। भरपेट में पेट भरा हुआ या पेट भर के, अव्ययीभाव समास। अब आगे यदि चलें तो देखेंगे समास के भेद। देखें अगले नेक्स्ट, समास के भेद। देखें, समास के भेद। समास के भेद। अब पेपर में यदि आ जाए समास के भेद तो समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं। समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं। छह भेद होते हैं। कौन कौन? नंबर एक, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। नंबर दो, कर्मधारय समास। नंबर तीन, तत्पुरुष समास। नंबर चार, द्विगु समास। नंबर पाँच, द्वंद्व समास। नंबर छः, बहुव्रीहि समास। यदि पेपर में आ जाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? पेपर में आ भी चुका है। समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट हेडिंग है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण।
इधर से भी आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण देखिए, जैसे कि आ जाए पूर्व प्रधान, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में, पेपर में आ गया अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आंसर है पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान होता है। पूर्व प्रधान मतलब कि पूर्व पद प्रधान मतलब पहला पद प्रधान। पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान। तत्पुरुष, तत्पुरुष कर्मधारय, तत्पुरुष कर्मधारय और दिगु, तत्पुरुष कर्मधारय और दिगु में उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान मतलब कि बाद का पद प्रधान। बाद का पद प्रधान, बाद का पद प्रधान। और द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व मीन्स दोनों, तो द्वंद्व मतलब कि दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। बहुब्रीहि समास देखें तो बहुब्रीहि समास जो है दोनों पद, दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, परंतु कोई तीसरा पद, कोई तीसरा पद, कोई तीसरा पद प्रधान। देखें ये समास है, सबसे पहले समास पढ़ा है, उसके बाद पदों की प्रधानता के आधार पर पदों, यदि पेपर में आ जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप लोग 6 लगा के आएंगे। कौन कौन है वो बता चुका हूँ। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष कर्मधारय और दिगु तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद का पद। द्वंद्व समास, द्वंद्व मीन्स दोनों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद अप्रधान हो और कोई तीसरा पद आकर उसमें कोई विशिष्टता ला दे या उसके अर्थ को बदल दे तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट देखें, अब हेडिंग है नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पढ़ें। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय अथवा प्रधान हो। परिभाषा है जिस समास का, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो अथवा प्रधान हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो अथवा प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखें जिस समास का पहला पद, तुरंत समास में आने वाला पहला पद अव्यय हो, अव्यय दो अव्यय आपको मिलेंगे तो उपसर्ग प्रत्यय उसमें आएंगे, अव्यय हो अथवा प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान के लिए इसके कुछ शब्द हैं। पहचान के लिए क्या क्या आएंगे इस समास के पहले? तो आएंगे बड़ा आ जाए, अनु आ जाए, भर आ जाए, हर आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, 1 2 3 4 5 यथा आ जाए और यावत आ जाए। जिस 7 शब्द हैं बड़ा आ, अनु, भर, हर, प्रति, यथा, यावत, जिस समास का पहला पद अव्यय हो अथवा प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान जिस समास में पहला पद बड़ा आ जाए या अनु या भर या हर या प्रति या यथा या आवत कोई भी आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो वहाँ पर कौन सा समास होगा?
तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग, प्रति से बना प्रत्येक, और अनुकरण, अनुचर, अनु से बने, भरपेट के बाद है प्रतिदिन, पेपर में आने वाले क्वेश्चन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म आदि। प्रत्येक में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अनुकरण अनुचर में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। यथासंभव में अव्ययी भाव समास। आजन्म में अव्ययी भाव समास। यानी कि जिन समास में बड़ा आ, आपको पहला पद बड़ा आ दिखाई दे जाए, अनु, भर, हर, प्रति, यथा, यावत, इनमें से कोई भी शब्द यदि दिखाई दे जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और देखें इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, अन्य एग्जाम्पल इसके, उनको देखें। इनके अन्य एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, अन्य एग्जाम्पल इसके, हाथों हाथ, बातों बात, बारंबार। यदि इस प्रकार किया जाए धीरे धीरे, तो ये भी कौन से समास हैं, अव्ययी भाव समास है। कौन से समास हैं, अव्ययी भाव समास हैं। अव्ययी भाव समास कौन से समास हैं, अव्ययी भाव समास हैं। दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, बारंबार, धीरे धीरे। यदि इस प्रकार के शब्द आ जाए जैसे कि दिनों दिन, दिन दिन, रातों रात, राती रात, हाथों हाथ, बातों बात, बारंबार, धीरे धीरे, इनमें भी अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट समास पढ़ेंगे। अव्ययी भाव के बाद है तत्पुरुष समास नंबर 2, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखें, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 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 पहचान के लिए यदि इसकी पहचान करें तो पहचान में है, इस समास में नोट कर लेना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस समास में कारक चिन्ह, इस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है। लोप होता है मतलब कि इस समास में कारक चिन्ह छिपा रहता है। अब हिंदी में कितने कारक होते हैं, यदि ये पॉइंट आ जाए कि हिंदी में कितने कारक होते हैं, हिंदी में कितने कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं। पहले तो इधर देखें, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी यदि पहचान करेंगे तो इस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, मतलब कि इस समास के बीचों बीच कारक चिन्ह छिपा रहता है। तो हिंदी में कितने कारक होते हैं, कई बार पेपर में भी आ चुका है, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग,
अपदान से अलग, संबंध काकी की रारी रे नानी ने, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे भूरे, संबोधन हे अरे भूरे, ये सब मिलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है जैसे गगनचुंबी। गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। जैसे एग्जाम्पल आ जाए करुणापूर्ण, 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 करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण मतलब दया से पूर्ण, दया से पूर्ण। यदि आ जाए डाक गाड़ी, डाक गाड़ी आ जाए तो डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। यदि आ जाए धनहीन, यदि एग्जाम्पल आ जाए धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन, धन से हीन, धन से हीन, धनहीन, धन से हीन। यदि आ जाए परीक्षा भवन, क्या आ जाए एग्जाम्पल, परीक्षा भवन, परीक्षा भवन तो इसको लिखेंगे परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। ठीक। इस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, कारक चिन्ह कहाँ है? को, इसमें को कारक चिन्ह छिपा है। गगन को चूमने वाला, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, इसमें से छिपा है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, इसमें के लिए छिपा है। धनहीन, धन से हीन, इसमें से छिपा है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, इसमें के लिए छिपा है। इस प्रकार के आपको समास एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में है एग्जाम्पल के तौर पे, नेक्स्ट में है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में इसकी पहले तो परिभाषा देखेंगे। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद कोष्ठक में बाद का पद, उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेषण या विशेष का संबंध हो, विशेषण या विशेष का संबंध हो, विशेषण या विशेष का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल तो कमल के समान चरण, कमल के समान, के समान चरण। और कनकलता, कनकलता, कनक रूपी लता या कनक के समान लता, कनक रूपी लता, कनक रूपी लता। यदि आ जाए क्रोधाग्नि, 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 क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। और यदि पेपर में आ जाए देहलता, देहलता, देह रूपी लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता। यदि आ जाए महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव,
महादेव। यदि आ जाए मंत्रियों में प्रधान, मंत्रियों में है जो प्रधान, मंत्रियों में है जो प्रधान, मतलब कि प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। देखें, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण या विशेष का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, चरण कमल के समान चरण, कनकलता, कनक रूपी लता, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, देहलता, देह रूपी लता। महान, महादेव, महान है जो देव। मंत्रियों में है जो प्रधान, प्रधानमंत्री। इसकी पहचान के लिए आप लोग एक बात समझ चुके होंगे कि पहचान के, इसमें पहचान के लिए समास के अंदर के समान या है जो शब्द, के समान या है जो शब्द सभी उदाहरणों में देखने को मिल रहा है, सभी उदाहरणों में देखने को मिल रहा है। यही इसकी पहचान है। मिल रहा है, यही इसकी पहचान है। देखें नेक्स्ट, द्विगु समास देखें। नंबर 4 है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे सरल परिभाषा आपको नहीं मिलेगी, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, पेपर में भी आ चुका है, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया है, सप्त सिंधु, सप्त ऋषि, पेपर में आने वाले क्वेश्चन। पंचवटी, जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, पंचवटी। चौराहा, चौराहा के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद तिरंगा, तिरंगा के बाद चौमासा। देखें एग्जाम्पलों को देखें। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु में यदि देखें तो सप्त सिंधु समास में सप्त जो है पूर्व पद है और पूर्व पद होने के साथ साथ संख्यावाचक विशेषण भी है। और सप्त ऋषि में भी देखें तो सप्त संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार सप्त सिंधु में यदि इसका विग्रह करेंगे तो सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह। उसी प्रकार सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह, वटों मतलब वृक्ष, 5 वटों का समूह पंचवटी कहलाती है और द्विगु समास के अंतर्गत आती है। आपको ये बहुव्रीहि समास में भी देखने को मिलेगी। चौराहा, 4 राहों का समूह, राह मीन्स रास्ता, 4 राहों का समूह चौराहा। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह तिरंगा और द्विगु समास। चौमासा, 4 मासों का समूह, मासों मतलब कि माह, 4 मासों का समूह चौमासा, 4 मासों का समूह चौमासा। सप्त सिंधु यूपी फॉरेस्ट गार्ड में भी देखने को मिला है और यूपी के फायरमैन के पेपर में, और सप्त ऋषि भी,
7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 7 ऋषि 7 ऋषियों का समूह। कई बार इसके विग्रह आ जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा समास है या इसका कौन सा समास बनेगा। पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचवटी आपको बहुब्रीहि समास में भी देखने को मिलेगा। चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह। तो आप समझ चुके होंगे कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इससे सरल कोई समास नहीं है। उसके बाद आप देखें द्वंद्व समास। क्या देखेंगे? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में देखें क्या है। द्वंद्व समास में द्वंद्व समास, द्वंद्व में से दोनों, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तथा इनके बीच कोई योजक चिन्ह, तथा इनके बीच कोई योजक चिन्ह कोष्टक में ये चिन्ह बना लेना, कोई योजक चिन्ह छिपा हो। अपनी भाषा में परिभाषा बता रहा हूं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा इनके बीच कोई योजक चिन्ह छिपा हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माता डैश पिता, ऐसे आएंगे पेपर में। पाप डैश पुण्य, नदी डैश नाले, गुण डैश दोष, भला डैश बुरा। देखें, इसके यदि आप विग्रह करेंगे तो माता पिता में हो जाएगा माता और पिता, और लग जाएगा बीच में माता और पिता, पाप और पुण्य, नदी और नाले, गुण और दोष, भला और बुरा, भला और बुरा। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा इनके बीच में कोई योजक चिन्ह छिपा रहता है, हमेशा छिपा रहेगा, आप लोगों को पहचानना है। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह छिपा है, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास। नदी नाले, नदी और नाले द्वंद्व समास। गुण दोष, गुण और दोष द्वंद्व समास। भला बुरा। एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिला, यदि पेपर में आ जाए तन मन धन, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी योजक चिन्ह छिपा है, ये भी द्वंद्व समास है। तो हो जाएगा तन और मन और धन, तन और मन और धन। तो द्वंद्व समास भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप देखें लास्ट और बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो तथा कोई तीसरा पद आकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, विशेषता ला दे, तो उसे
तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो लेकिन कोई तीसरा पद बीच में आकर उसके अर्थ में ही विशेषता ला देते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले एग्जाम्पल, लंबोदर, चक्रपाणी, शूलपाणी, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रमौली के बाद वज्रपाणी। देखें, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात करके आएगा इसमें तीसरा पद, अर्थात गणेश। चक्र है हाथों में जिनके, या चक्र है पानी में जिसके, पानी मीन्स हाथ, पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को चक्रधारी कहते हैं, तो अर्थात विष्णु भगवान। शूलपाणी, शूल है हाथों में जिनके, शूल है हाथों में, शूल भी कह सकते हैं, या त्रिशूल है हाथों में जिसके, हाथों में जिसके, अर्थात शंकर भोले। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिखर मतलब सिर, सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। चंद्र है मौली, मौली मीन्स भी सिर, चंद्र है मौली में जिसके, मौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात ये भी शंकर जी। वज्र है पानी में जिसके, वज्र है पानी में जिसके, वज्र, वज्र को धारण करने वाले इंद्र भगवान, वज्र है पानी में जिसके, तो इंद्र भगवान। कौन है? इंद्र भगवान। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो तथा कोई तीसरा पद आकर या कोई पद आकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, तो उसे समास बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, कई बार पेपर में भी आया कि लंबोदर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। शूलपाणी, त्रिशूल है हाथों में जिसके, तो शंकर भोले। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्रमौली। वज्रपाणी, वज्र है पाणी में जिसके, अर्थात इंद्र। तो देखिए, यूपी पुलिस, एसआई और एमपी वन रक्षक यानी कि वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध हो सकती है। मित्रों, आप इस क्लास को डेली देखें और टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। समास के बाद आपको मैं संधि समास, उद्ग्रह, उपसर्ग प्रत्यय, ये आपको मैंने सभी पढ़ा दिए हैं। अब आप रिवीजन देखें, आप फटाफट रिवीजन देखें। यदि पेपर में अव्ययीभाव की व्याख्या होती है कि अव्ययीभाव कैसे हो सकते हैं अव्ययीभाव, तो अव्ययीभाव में आपको वो उपसर्ग शब्द याद करने, अनु, आ, भर, भर के बाद हर, हर के बाद प्रति, प्रति के बाद यथा, यथा के बाद यावत। 7 है जीवन, 1 2 3 4 5 6 7। अनु, आ, भर, हर, प्रति, यथा, आवत यदि आपको किसी भी समास शब्द में दिखाई जाए तो कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। यदि तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में आपको कारक भेद याद करना है कि हिंदी में कितने कारक भेद हैं, तो 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की रारी नान्य अधिकरण में पर संबोधन है अरे भूरे संबंध। तो देखें जी, तत्पुरुष समास में हो जाएंगे कारक, क्या हो जाएंगे? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह यदि आपको है तो तत्पुरुष हो जाएगा। यदि कर्मधारय समास आ जाएगा तो कर्मधारय में आपको याद करना है कि इसमें बीच में आएगा है जो या के समान। है जो या के समान मतलब कि तुलना के आधार पर यदि कोई समास आता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और यदि द्विगु समास आ जाए तो इसमें प्रथम पद क्या है, नोट कर लेना कॉपी में। प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होगा।
प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण, फटाफट रिवीजन है जी। संख्यावाचक विशेषण और द्वंद्व समास यदि आ जाए, आपको पेपर की दृष्टि से रामबाण इसको पढ़ के जाओ, आप पेपर फतेह कर देंगे। देखें, द्वंद्व समास यदि आ जाए, द्वंद्व समास तो सीधे याद कर लो, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ बीच में कोई योजक चिन्ह, बीच में कोई क्या होगा, तो बीच में कोई होगा योजक चिन्ह, बीच में कोई योजक चिन्ह होगा, ठीक। और यदि बहुव्रीहि समास आता है, छठा नंबर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास आएंगे तो दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, ये भी आपको याद होनी चाहिए। दोनों पद अप्रधान कई बार पेपर में भी आ जाता है, किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो ये आपको भी पॉइंट याद होनी चाहिए। तो बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं और अप्रधान होने के साथ साथ कोई तीसरा पद इन दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद इशारा करता है। इशारा मतलब कि संकेत करता है, उसके अर्थ की विशेषता बताता है। जब तीसरा पद आ जाए तो इसमें अधिकतर इसके जो भी एग्जाम्पल हैं सभी देवताओं से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? देवताओं से रिलेटेड है। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे। और आपको अब और आगे यदि यूपी टेट सुपर टेट का भी पेपर देना है तो उसके लिए आपको हिंदी में एक समास और देखने को मिलेगा, नए समास। कौन सा समास? नए समास। नए समास में कुछ नहीं है। नए समास को समझने के लिए एक शब्द है कि ना। यदि आप ना समझ गए, नए समास को समझने के लिए एक शब्द है ना। ना, इसकी परिभाषा सुने। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द जुड़ा हो। क्या है परिभाषा? जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द जुड़ा हो, निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द जुड़ा हो तो उसे नए समास कहते हैं। नए समास कहते हैं। जैसे अगोचर, अचल, अजन्मा। एग्जाम्पल, अगोचर तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नागोचर। अचल में हो जाएगा नाचल। अजन्मा मतलब ना जन्मा। अतुल, नातुल। और एग्जाम्पल हो जाएंगे अधर्म, अनंत। अधर्म की बात हो जाएगा अनंत। अनंत की बात लिख लो अनपढ़, अनभिज्ञ, अन्याय। अनपढ़ इसी में से आ जाएंगे अनपढ़, अनभिज्ञ, अन्याय। अनपढ़, अनभिज्ञ, अन्याय। यानी कि आपको इस समास में ना शब्द याद करना है। जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक नकारात्मक शब्द जुड़ा हो, जैसे कि गोचर का क्या होगा अगोचर, चल का होगा अचल, पहले से ही निगेटिव यानी कि विलोम शब्द। जन्मा का अजन्मा, तुलना का तुलनी, धर्म का अधर्म, अंत का अनंत, अनपढ़ का जे पढ़ने वाले को अनपढ़, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, न्याय का अन्याय। ऐसे याद कर लो, ये नए समास हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको एक क्लास पसंद आई होगी। टॉपिक बाय टॉपिक आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी बाई प्रवेश कुमार यादव, बाई प्रवेश यादव में आप जाकर टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी देख सकते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक रीजनिंग और टॉपिक बाय टॉपिक मैथ भी देख सकते हैं। और यदि आपको ये सब वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।